नमस्कार दोस्तों, मैं डीके राय और इस सेशन के अंतर्गत मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 यानी स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 पर एमसीक्यू कराऊंगा। और इस एमसीक्यू के सेशन में आपको एक एक धारा, एक एक प्रोविजन, एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक प्रोविजो सब पर प्रश्न बने हुए हैं। मतलब अगर आपने ये एमसीक्यू कर लिया तो आपको बेयर एक्ट पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी। हालांकि मैं बेयर एक्ट पढ़ने से कभी मना नहीं करता हूं, बेयर एक्ट पढ़ना चाहिए, उससे कॉन्सेप्ट बनेगा और इससे आपको प्रैक्टिस होगी। तो ऐसे लोग जो हायर जुडिशियल सर्विस यूपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी लोअर जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी ऐसी परीक्षा का प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें ये सब्जेक्ट, ये एक्ट सिलेबस में है, ऐसे लोगों के लिए बहुत उपयोगी सेशन होने वाला है। तो बिना देर किए हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। एक जरूरी बात मैं और आप लोगों को बता देता हूं कि हमारे यहाँ जो है वो फाउंडेशन बैच चल रहा है और ये बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से इस बैच की शुरुआत हुई है और इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बहुत ही कन्वीनियंट फीस के साथ होता है क्योंकि आपकी मदद करना ही हमारा उद्देश्य है और ये मात्र 1199 रुपए पर मंथ के इंस्टॉलमेंट पर भी अवेलेबल रहेगा। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया हो उस नंबर पर आप संपर्क करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस एक्ट की। और इस एक्ट का आज ये पहला प्रश्न जो है वो ये है, पहला प्रश्न ये है कि महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, जिसकी बात हम कर रहे हैं, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट की जो बात हम लोग कर रहे हैं, वो एनफोर्स कब से हुआ है? 2 अक्टूबर 1986 है, 2 अक्टूबर 1987 है, 10 सितंबर 1987 की, 5 जनवरी 1988। कौन सा है? जल्दी जल्दी से करेंगे और सारी चीजों की जहां जरूरत पड़ेगी मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा आपको। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 अक्टूबर 1987 को ये एक्ट एनफोर्स हुआ था। एक एक प्रोविजन पर चर्चा करेंगे, एक एक सेक्शन पर चर्चा होगी आप लोगों के साथ। तो विज्ञापन के अंतर्गत आता है, विज्ञापन के अंतर्गत क्या आता है? विज्ञापन के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं और रैपर, लेबल, ध्वनि के माध्यम से किया गया दृश्यरूपण, उपर्युक्त सभी सारी चीजें आती हैं। क्योंकि विज्ञापन जो है वो परिभाषित कहां किया गया है? तो सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है। इस एक्ट के सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है जिसके अंतर्गत विज्ञापन में वो सारी चीजें आती हैं। रैपर भी आता है, लेबल भी आता है, ध्वनि के माध्यम से किया गया दृश्यरूपण भी आता है, सब कुछ आती है सारी चीजें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। महिलाओं का अशिष्ट रूपण इन डिसेंट के अंतर्गत क्या आता है? स्त्री के शरीर का अशिष्ट रूप में वर्णन, स्त्री के रूप का अशिष्ट वर्णन, स्त्री के अशिष्ट रूप में वर्णन, उपर्युक्त सभी। क्या सही है इसमें से? इसमें से क्या सही होना चाहिए? सारी चीजें आ जाती हैं, सारी चीजें आ जाएंगी। अशिष्ट रूपण के अंतर्गत चाहे स्त्री के रूप में वर्णन हो, चाहे स्त्री के अशिष्ट रूप में वर्णन हो, चाहे स्त्री के रूप का वर्णन, शरीर का अशिष्ट वर्णन हो, चाहे रूप का हो, चाहे स्त्री का ही अशिष्ट रूप में वर्णन किया जाए, ये सारी चीजें अशिष्ट वर्णन के अंतर्गत आती हैं। और आप जानते हैं सेक्शन 2C, सेक्शन 2C जो है इसमें स्त्री का अशिष्ट रूपण को परिभाषित किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। ये है आपका अगला प्रश्न। स्त्री की आकृति, शरीर या उसके किसी अंग का चित्रण अशिष्ट रूपण कहा जाएगा, जिसका प्रभाव क्या होगा? अशिष्ट होगा, स्त्रियों के लिए अपमानजनक होगा, निंदनीय होगा, लोक नैतिकता को भ्रष्ट करता है, विकृत करने वाला हो, उपर्युक्त सभी। ये चीज मैं बता क्यों रहा हूं? आपको लग रहा होगा कि ये तो मैं गेस भी करके बता सकता हूं, इसलिए क्योंकि एक तरीके से आपका बेयर एक्ट भी तैयार हो रहा है। ये आपका बेयर एक्ट भी तैयार हो रहा है क्योंकि स्त्री का अशिष्ट रूपण को सेक्शन 2C में डिफाइन किया गया है और ये कहता है उसके अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, इसके अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं का अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों के प्रकाशनों पर निम्न में से कौन सी धारा रोक लगाती है? किस तरीके? अशिष्ट रूपण करने वाली, मतलब ऐसी कोई बात जो महिलाओं के लिए निंदनीय हो, अपमानजनक हो, ऐसी चीजों के विज्ञापन पर के प्रकाशन पर वो धारा रोक लगाती है। कौन सी धारा है? 5 है, 4 है, 3 है कि 2 है? कौन सी धारा रोक लगाती है?
विज्ञापनों पर धारा जो रोक लगाती है वो धारा 3 है। धारा 3 में बताया गया है कि स्त्री के अशिष्ट रूपण का विज्ञापन अपराध होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये कि महिलाओं का अशिष्ट रूपण करने वाली पुस्तकों, पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन या डाक से भेजने पर रोक लगाने वाली कौन सी धारा है? डाक से भेजने पर रोक लगाने वाली कौन सी धारा है? तो इसमें हो जाएगा आपका 4। 3 में तो आपने अभी पढ़ा ही था, विज्ञापन पर प्रतिषेध लगाती है। अब ये क्या कर रहा है? पुस्तक पुस्तिका के प्रकाशन या डाक से भेजने पर रोक लगाने वाली धारा 4 है। विज्ञापन पर धारा 3 लगाती थी रोक। चलिए आगे की धाराओं को मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आगे की धाराओं पर प्रश्न तो वैसे भी मिलेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जा रहा है कि निम्नलिखित महिलाओं का अशिष्ट रूपण के अंतर्गत नहीं आता। पुस्तक का प्रकाशन लोकहित के उद्देश्य है, पुस्तक धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी गई है, कोई फिल्म, उपयुक्त सभी। जो निम्नलिखित महिलाओं का अशिष्ट रूपण के अंतर्गत नहीं आता है, क्या है सही? ये सेक्शन 4 का प्रोविजो है। सेक्शन 4 का प्रोविजो है। एक बार आप बेयर एक्ट खोल के देख लीजिएगा। सेक्शन 4 के प्रोविजो में ये सारी चीजें आ जाएंगी कि जो नहीं है। आपने 292 जब आईपीसी पढ़ा होगा तो उसका भी प्रोविजो यही कहता था अश्लीलता वाले में कि ये अपराध की कोटि में नहीं आता है, इनके अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो ये पुस्तक जो लोकहित के उद्देश्य से बनाई गई हो, जो धार्मिक प्रयोजनों के लिए बनाई गई हो, कोई फिल्म है, तो ऐसी चीजें नहीं आती हैं। ऑल ऑफ दी अबव आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या महिलाओं का अशिष्ट रूपण के अंतर्गत आता है? प्राचीन संस्मारकों पर उत्कीर्ण मूर्ति, मंदिर में रखी गई मूर्ति, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। नहीं आता है, यहां नहीं आता है, अशिष्ट रूपण के अंतर्गत नहीं आता है, ये बताना है आपको। अशिष्ट रूपण के अंतर्गत नहीं आता है। प्राचीन संस्मारकों पर उत्कीर्ण मूर्ति, मंदिर में रखी गई मूर्ति, ये दोनों नहीं आती हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि ये उसका अपवाद है। मतलब ये कि अगर कोई आकृति किसी महिला की है जो अशिष्ट वास्तव में तो है, लेकिन वो धार्मिक प्रयोजनों के लिए बनाई जाए, प्राचीन संस्मारकों पर बनी जाए, मंदिर में रखी गई मूर्तियों पर हो, रथों पर हो, तो ऐसी स्थिति में, प्राचीन संस्मारक पर हो, तो ऐसी स्थिति में वो अश्लील यानी कि अशिष्ट रूपण के अंतर्गत अपराध की कोटि में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है आपका अगला प्रश्न। अधिनियम का उल्लंघन करने वाले स्थान पर प्रवेश एवं तलाशी लेने की शक्ति किसे प्राप्त है? ठीक है ना, अगर इस अधिनियम ने जो काम प्रोहिबिट किए हुए हैं, ऐसे कार्यों को हमारे ऐसे बातों के उल्लंघन में किसी स्थान पर प्रवेश और तलाशी लेने की शक्ति है राज्य सरकार को, कि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी राजपत्रित अधिकारी को, कि केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी को, या तो बी या तो सी। क्या कहता है, क्या सही है इसमें से? इसका सही हो जाएगा कि जो तलाश स्थान में प्रवेश एवं तलाशी करने की जो शक्ति है ना, वो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी, ठीक है ना, केंद्र सरकार द्वारा नहीं, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी ही करेगा उसमें। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी आगे, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत। तो ये बात कहां है? तो सेक्शन 5 में है कि अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन किए जाने पर ये प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है। चलिए आगे का क्वेश्चन आपका ये है, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित प्राधिकारी किसी स्थान की तलाशी या अश्लील विज्ञापन का पुस्तक को सीज करने की शक्ति निम्न में से किस धारा में दी गई है? बताइए, अभी जस्ट इसी पर चर्चा चल रही थी। इसकी धारा जो है वो सेक्शन नंबर 5 है। सेक्शन नंबर 5 में ये बात बताई गई है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है कि अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत निम्नलिखित अंतर्गत प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी किसी प्राइवेट निवास गृह की तलाशी कर सकेगा। कैसे? बिना वारंट के, कि वारंट लेकर की परिस्थितियों पर निर्भर है कि या तो बी या तो सी। कैसे करेगा? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वारंट लेकर। क्यों? ये प्राधिकृत होना चाहिए राजपत्रित अधिकारी, है ना, तो वारंट लेके ही अथोराइज करेगा। हो गया?
तो ये वारंट लेकर ही होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि धारा 5 के अंतर्गत प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी अभिगृहित वस्तु के बारे में सूचना यथासंभव शीघ्र किसे देगा? जो सीज करेगा प्रॉपर्टी, जब तलाशी करेगा तो वहां से कोई संपत्ति पाएगा, तो उस संपत्ति को वो के संबंध में सूचना किसको देगा कि हमने तलाश ली है? उपखंड मजिस्ट्रेट, मतलब एसडीएम को, कि जिला मजिस्ट्रेट को, कि निकटतम मजिस्ट्रेट को, संबंधित मजिस्ट्रेट को? क्या सही है? ये हो जाएगा आपका निकटतम मजिस्ट्रेट को। कहां बात बताई गई है? तो सेक्शन 5 के क्लास नंबर 3 में कहा गया है कि जब भी कोई राजपत्रित अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है वो किसी चीज को सील करेगा, अरे सीज करेगा, तो उसकी सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट को देगा। ठीक है। और इसी तरीके से जब कोई प्रॉपर्टी जिसको सीज करती है पुलिस अधिकारी, तो सीआरपीसी, मैं बीएनएसएस की बात नहीं कर रहा हूं, सीआरपीसी की धारा 102 के अंतर्गत वो सीज करेगा तो इसकी सूचना भी निकटतम मजिस्ट्रेट को दी जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला दंडनीय किया जा सकेगा। कौन सी धारा के अंतर्गत पनिशमेंट है इसमें? दंडनीय किया जा सकेगा 5, 6, 7, 8। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बढ़िया है। नहीं भी पढ़ा, जल्दी से आप परीक्षा देना चाहते हैं, पहले से पढ़ नहीं पाए, कोई बात नहीं, तभी आप सॉल्व करेंगे तो काफी हद तक आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये कौन सी धारा है जो उल्लंघन करने वाले को दंडित करती है? उल्लंघन करने वाले को दंडित करती है कौन सी धारा? तो अभी तो हम लोग प्रवेश और तलाशी के बारे में 5 पढ़ रहे थे, तो शास्ति यानी पेनाल्टी के बारे में बात करेगी धारा 6। कितनी पेनाल्टी होगी ये अभी बात होगी अगले क्वेश्चन में। तो धारा 6 में पनिशमेंट, एक एक प्रश्न सोचिए, एक एक धारा से 3-3 प्रश्न हैं, कहां से कोई बात छूट जाएगी? इससे बाहर का प्रश्न कहां आएगा? कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम की धारा 3 अथवा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करता है वो दंडनीय होगा, है? वो दंडनीय होगा कितने से? कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से जो 2000 रुपए तक का हो सकेगा, उपर्युक्त ए या बी, उपर्युक्त ए एंड बी। क्या सही है? कितने से दंडित किया जाएगा? हाँ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, कि 2 वर्ष का कारावास और लिखा होगा, आप धारा पढ़ेंगे ना, धारा 6, तो और लिखा होगा, और जुर्माने से जो 2000 रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। ठीक, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये तो पहली बार के लिए है। अगर इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध रिपीट करता है यानी दोबारा करता है तो कितना होगा? तो उसमें जो होगा ना वो 5 वर्ष तक हो सकता है, 5 वर्ष तक, और 6 महीने से कम नहीं, 6 माह से कम नहीं होगा, जो 5 वर्ष तक हो सकता है। ठीक, 6 महीने से कम नहीं होगा। ये हो गया आपका आंसर। जो जुर्माने की बात जो है वो 10,000 से कम नहीं होगा, 10,000 से कम नहीं होगा, जो 1 लाख रुपए तक हो सकता है। ये बात याद रखिएगा। देखिए ना, दोनों बातें हैं। एक तो बात करता है कि 2 वर्ष तक हो सकती है, 2000 तक हो सकती है, लेकिन अगर रिपीट करेगा तो वो 6 महीने से कम की नहीं होगी, जो 5 लाख रुपए तक की, अरे 5 वर्ष तक हो सकती है, 10,000 से कम नहीं होगा, जो 1 लाख रुपए तक हो सकता है। ये नेक्स्ट है, कंपनियों द्वारा अपराध को दंडनीय बनाया गया है। कंपनियों द्वारा अपराध को दंडनीय बनाया गया 7 के अंतर्गत, 8 के अंतर्गत, 9 के अंतर्गत कि 10 के अंतर्गत? कंपनियों द्वारा अपराध को कौन सी धारा के अंतर्गत? स्वाभाविक सी बात है, अभी जब हम 6 की बात कर रहे थे पेनाल्टी, तो धारा 7 होगा, क्योंकि हम तो क्रम से चल रहे हैं, तो धारा 7 के अंतर्गत पनिश किया जाएगा, कंपनियों द्वारा अपराध के संबंध में है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है कि अधिनियम के अधीन यदि कोई अपराध कंपनी द्वारा किया जाता है तो निम्न में से कौन उत्तरदायी होगा? कंपनी के कारोबार का संचालन करने वाला उसका प्रिसाइडिंग पर्सन, ए एवं बी दोनों, ए या बी? क्या सही लग रहा है आपको? क्या सही लग रहा है आपको? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपनी भी हो जाएगी, कंपनी भी दंडित की जाएगी, और उस समय जो कंपनी का भार साधक है, जो उसका कार्य देख रहा है, वो भी होगा। और ये बात आपको धारा 7 के क्लास नंबर 1 में बताई है। ध्यान रखिएगा, कंपनी भी जिम्मेदार होती है, और कंपनी का भार साधक जो उसका काम देख रहा है वो तो जिम्मेदार होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। नेक्स्ट है कि इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन
अपराध होगा, मतलब ये जो इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध होंगे वो उसका नेचर क्या होगा, वो बताती है धारा 8 उसके नेचर के बारे में। कहती है संज्ञेय और जमानती होगा, और मतलब कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल। क्या सही होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा कॉग्निजेबल, लेकिन बेलेबल होगा। ये कौन सी धारा बताती है? धारा 8 बताती है कि कॉग्निजेबल होगा कि बेलेबल होगा। कॉग्निजेबल जो है वो क्लास नंबर 2 बताएगा, और बेलेबल जो है क्लास नंबर 1 बताएगा। कौन सी धारा का? 8 का। चलिए आगे का प्रश्न आपका ये है कि इस अधिनियम के अधीन नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? हाई कोर्ट को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि स्टेट गवर्नमेंट को, कि न्यायालय को? इस अधिनियम के अधीन जो नियम बनाया जाता है उसकी शक्ति किसके पास है? ये बात है, पावर है सेक्शन 10 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेक्शन 10 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है। अब आप कहेंगे कि सेक्शन 9 सर छूट गया। आएंगे सेक्शन 9 पर। तो केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति है, राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति इसके संबंध में नहीं है। चलिए, अपराधों को संज्ञेय और कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल बनाया गया है 6 के 7 के 8 के 9 के। कौन सी धारा के अंतर्गत? अभी जस्ट बताया है ना, सेक्शन 8 के अंतर्गत ये बताया गया है कि वो कॉग्निजेबल और बेलेबल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सद्भाव से किए गए कार्यों को संरक्षण प्राप्त कौन सी धारा में है? 7, 8, 9, 10। अब आप जानते ही हैं कि 7 के अंतर्गत तो कंपनी द्वारा अपराध है, 8 के अंतर्गत नेचर बताता है, 10 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉ बनाने की पावर है। तो गुड फेथ में किए गए कार्यों के लिए संरक्षण कहां होगा? धारा 9 में। ठीक, मैंने कहा था ना कि थोड़ी देर में आएगा वो। चलिए अगला प्रश्न है कि महिलाओं का अशिष्ट रूपण अधिनियम 1988 किस धारा में महिलाओं का अशिष्ट रूपण को परिभाषित करती है? बताया था मैंने, शुरू में बताया था। अशिष्ट रूपण को कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? तो सेक्शन 2C में डिफाइन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि महिलाओं का अशिष्ट रूपण अधिनियम 1988 के अधीन 1986 के अधीन प्रवेश करने और तलाशी करने की शक्ति किसके पास? ये है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हो चुका है। ये है राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी के पास है, जाके तलाशी ले सकता है। राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अधीन किस धारा में सद्भावना से किए गए कार्यों को संरक्षण प्रदान किया गया है? कौन सी धारा है ये भी बता देंगे। 7, 9, 6, 10। 7 कंपनी, 6 पेनाल्टी, 10 सेंट्रल गवर्नमेंट, बचा कौन? 9। नेक्स्ट है आपका ये कि महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के उपबंधों के पूर्ति के लिए नियम बनाने की शक्ति किसको है? नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार, राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। धारा बता देते हैं फिर से, सेक्शन 10 सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बना। लेकिन ध्यान रखिएगा, रूल बनाने की शक्ति जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन जो तलाशी लेना या किसी प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए जो अथॉरिटी को प्राधिकृत करने की शक्ति है वो किसके पास है? तो वो राज्य सरकार के पास है। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी का अर्थ है पुलिस अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा कोई अधिकृत राजपत्रित अधिकारी। क्या है? तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, एकदम इजीली आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा अधिकृत, क्योंकि अभी जस्ट इसी की बात हम लोग कर ही रहे थे। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की किस धारा में प्रावधान है कि सीआरपीसी के प्रावधान किसी भी तलाशी और जब्ती को लागू होंगे? 5(1), 5(2), 5(3) में से कोई नहीं। कौन सी धारा में बताया गया है कि सीआरपीसी के प्रावधान लागू होंगे? ये है तलाशी और जब्ती कहां हो रही थी? 5(2) में है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो ये आपका आज का प्रश्न रहा। इसी तरीके से हम लोग सारे माइनर जितने भी हैं, चाहे आप हायर जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं
उसमें 40 के आसपास माइनर हैं, सारे माइनर में करा डालूंगा एमसीक्यू के माध्यम से। बस आप वेट करिए और पर डे वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगी। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो आपको सारी जो वीडियो है कंबाइंड करके मैं डलवा दूंगा ताकि आपको खोजने में समस्या ना हो। तो आप, और अगर मान लीजिए तब तक नहीं आप देख पा रहे हैं तो उसको देख लीजिए, खोज के देख लीजिएगा, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी धीरे धीरे। थैंक यू।